हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है एग्जाम 2021 और 22 के लिए संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे संप्रेषण या कम्युनिकेशन वाले यूनिट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और आज के वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने लिया है उस क्वेश्चन का लेवल जो होगा आपका मॉडरेट टू हाई कह लीजिए, यानी कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और मॉडरेट, इजी क्वेश्चन एक भी नहीं है इस पूरे वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं। और आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, देन उसके बाद जो है अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करूं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। किसके अपेक्षा के द्वारा यहां पर किया जाता है, आपको सही आंसर बताना है। पहला जो ऑप्शन है आवश्यक प्रयास के द्वारा, बी ऑप्शन है आवश्यक समीक्षाएं के द्वारा, और इसके साथ साथ सी ऑप्शन है आवश्यक समकक्षी दबाव के द्वारा, और डी ऑप्शन है आवश्यक समयांतर के द्वारा। तो सही आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक प्रयास के द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण आवश्यक प्रयास से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगर आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित है। तो यहां पर उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि लिखित संप्रेषण की प्रभाविता किन पर आधारित है इन सभी में से। और सही विकल्प का आपको चयन करना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो करिए वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद से अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर पहला जो बताया जा रहा है कि ए में दिया गया है कि बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन यहां पर दिया गया है पेचीदा वाक्य विन्यास, सी है यहां पर लिखने के बाद संपादन, नेक्स्ट यहां पर है वाक्यों में सूक्ष्मता, और ई दिया गया है कठिन शब्दों का प्रयोग, और एफ दिया गया है शब्दों का प्रभावी प्रयोग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लिखित संप्रेषण की प्रभाविता किन पर आधारित है इन सभी विकल्पों में से। तो देखिए यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका सी, और उसके बाद से आपका हो जाएगा डी, और उसके बाद से होगा आपका एफ। तो ये तीनों आपका राइट हो जाएगा। लिखित संप्रेषण के प्रभाविता इन पर जो है आधारित है। पहला तो है आपका यहां पर सी लिखने के बाद संपादन, और डी ऑप्शन है वाक्यों में सूक्ष्मता, और एफ यहां पर है शब्दों का प्रभावी प्रयोग। तो ये सभी जितने भी मैंने यहां पर ऑप्शन आपको बताए ये सभी ऑप्शन लिखित संप्रेषण की प्रभाविता पर आधारित हैं। तो ये जो आपका इन चारों विकल्पों में से ये तीनों जो मिल जाएंगे यानी कि सी, डी और एफ, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें सी, डी, एफ दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा आपका तर्क आर्य है, और दोनों यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों को पढ़ना है। उसके बाद से उपयुक्त कथनों का आपको अवलोकन करना है यहां पर, और निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त जो ऑप्शन है आपका उसे चुनाव करना है यहां पर, जैसे कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है। तो सही आंसर जो हो सकता है उसको जो है आपको यहां पर चुनना है। तो देखिए पहले अभिकथन को यहां पर पढ़ लेते हैं। तो अभिकथन में दिया गया कि यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि यह विभिन्न अंतरक्रिया और तकनीक की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए,
और तर्क क्या बताया जा रहा है कि अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। तो अगर अध्यापक केंद्रित संप्रेषण हो रहा है तो विद्यार्थी क्या होंगे, वहां पर निष्क्रिय श्रोता के समान होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों यानी अभिकथन और तर्क दोनों को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद से अपना सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। यहां पर देखिए अभिकथन में क्या बताया गया है और यहां पर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहां पर। पहले देखिए अभिकथन में दिया गया कि यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि विभिन्न अंतर क्रिया तकनीकों की सहायता से विद्यार्थी को सक्रिय श्रोता बनाए। तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहां पर अध्यापक की पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है कि विभिन्न प्रकार के अंतर क्रिया तकनीक जो होती है, टेक्निक्स होती है, उनकी सहायता से विद्यार्थी को सक्रिय श्रोता बनाए ताकि वो सब कुछ अच्छे तरीके से सुने। उसके बाद से तर्क बताया गया कि अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। अगर यहां पर अध्यापक केंद्रित संप्रेषण हो रहा है तो विद्यार्थी यहां पर क्या होगा, निष्क्रिय श्रोता बन जाएगा। इसलिए यहां पर अभिकथन और तर्क दोनों सही है और यहां पर तर्क अभिकथन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है यहां पर राइट आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए, यानी कि ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और इसके साथ ही साथ आने वाला जो एग्जाम है वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए सूची 1 में दिया गया है संप्रेषण के प्रकार, सूची 2 में विशेषताएं उनकी होती है उनके बारे में दिया गया है। तो इसे क्या करना है कि आपको मैच करना है और नीचे दिए गए यहाँ पर जो कूट है उसके अकॉर्डिंग अपना सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आइए इसको हम मैच कर लेते हैं और आप भी वीडियो को पॉज करके मैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का प्रकार, तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा, तो अंतर वैयक्तिक जो है यहाँ पर स्वयं से, यानी कि अंतः वैयक्तिक जो संप्रेषण होता है वो स्वयं से होता है, इसमें हम स्वयं से ही बातचीत करते हैं, ठीक है। और इसके बाद से बी है जो अंतर वैयक्तिक, ठीक है, ये अंतर वैयक्तिक था और यहां पर क्या है अंतर वैयक्तिक, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा पहले के साथ, यहां पर व्यक्तियों के मध्य, ठीक है। अंतर वैयक्तिक जो है यहां पर संप्रेषण का प्रकार किसके साथ मैच करेगा, व्यक्तियों के मध्य जो है ये मैच कर जाएगा। और इसके साथ ही साथ सी जो ऑप्शन यहां पर है समूह जो है संप्रेषण का प्रकार, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा दूसरे के साथ। लघु संगठन के बीच में जो है समूह संप्रेषण किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जन समुदाय, तो जन समुदाय के अंतर्गत जो है आपका यहां पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या में जो है जन समुदाय संप्रेषण किया जाता है। अब जब कोई आप भाषण देते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स जो है भाषण देता है, तो वहां पर जितने भी व्यक्ति उपस्थित होते हैं क्या वो उन सभी को जानते हैं, नहीं जानते हैं। इसलिए यहां पर अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या के बीच में जो संप्रेषण किया जाता है वो जन समुदाय संप्रेषण होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है और नीचे दिए गए ए, बी, सी और डी में से क्या करना था, आपको राइट आंसर बताना था। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। आप देखिए यहां पर ए का क्या हो जाएगा यहां पर चौथा, बी का क्या हो जाएगा पहला, सी का यहां पर क्या हो जाएगा दूसरा और डी का क्या हो जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, दोनों कथन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद से इन कथनों का अवलोकन करना है और उसके बाद से निम्नलिखित विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त कह लीजिए या सर्वाधिक सबसे अच्छा विकल्प लगता है उसका चुनाव करना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में यहां पर देना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कथन पहले में दिया गया कि कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। कथन दूसरे में दिया गया कि अवैयक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्रायः सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। तो अब इन दोनों कथन को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद से ही अपना सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा क्या है आपका गलत हो जाएगा। यहां पर दूसरा कथन पहले में यही बताया गया कि कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी
अंतःक्रिया के लिए बाधक होता है। अगर व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी यहां पर है तो अंतःक्रिया के लिए क्या होगा, बाधक होगा। तो ये तो आपका राइट है, लेकिन यहां पर कथन दूसरे में बताया गया कि अवैक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्रायः सर्वोत्तम समाधान माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अवैक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्रायः सर्वोत्तम समाधान नहीं माना जाता है, जबकि यहां पर माना जाता है दिया, इसलिए ये क्या है, गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो यह क्या होता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है असाधारण हो जाता है, बी ऑप्शन है वैयक्तिक हो जाता है, और सी ऑप्शन है कार्यात्मक हो जाता है, और डी ऑप्शन है बाध्यकर हो जाता है। तो जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो क्या होता है, इन चारों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर कार्यात्मक हो जाता है। जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तब उसके बाद से यह क्या होता है, यह कार्यात्मक हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, यानी कि एक से अधिक भी अवरोध यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, ए, एफ यानी कि 6 अवरोध के बारे में दिया गया है। तो कौन कौन सा विकल्प यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है, और सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बी और सी, उसके बाद से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है प्रभावी संप्रेषण के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध जो है हम इनको कह सकते हैं। जैसे आपका यहां पर पहला है, देखिए यहां पर दिया गया है कि अन्य मानसिकता, और फिर इसके बाद से सी यहां पर है लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा करना, और उसके बाद से आपका यहां पर डी हो जाएगा जो कि सीमित प्रतिधारण। ये तीनों जो है आपका प्रभावी संप्रेषण के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध हो सकते हैं, इसे आपको याद रखना। अब लिखित शब्दों पर अगर आप ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपकी परिधि बोलने की वहीं तक रह जाएगी जितना कि शब्द आपने लिखा है। जब आप बिना देखे कुछ भी बोलते हैं तो जो सिचुएशन के हिसाब से सूट करता है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो शब्द आपको सही लगता है उसके बारे में आप बोलते हैं। लेकिन जब आप शब्दों के बीच में एक लिखित फॉर्मेट आप बना लेते हैं और उसे ही देखकर बोलते हैं तो वहां पर आप संकुचित रह जाएंगे, और जब संकुचित आपके पास शब्द होंगे तो उस समय आप प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। और सीमित प्रतिधारणा भी जो है, आप सीमित अगर प्रतिधारणा भी आपकी है तो भी आप प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, और अन्य मानसिकता भी है तो भी आप यहां पर प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते। इसलिए हमारा यहां पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर। तो यहां पर अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन दिया गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी आपके पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। बस इसी यूनिट से नहीं, यानी कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन वाले यूनिट से नहीं, आपको शोध अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति, इस टाइप के जो आपके यूनिट अलग अलग हैं उन अलग अलग यूनिट से आपको अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर अभिकथन में दिया गया कि संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। तर्क क्या बताया गया है कि प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीयक होती है। अब करना क्या है कि उपर्युक्त कथनों का आपको अवलोकन करना है, यानी कि समझना है, और निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर है उसका चुनाव करना है। यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जवाब आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए सही है, परंतु यहां पर आपका आर क्या है, पूरी तरीके से गलत है। संप्रेषण में मानवीय पक्ष जो है विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। जब संप्रेषण आप करते हैं तो अगर उसमें कोई मानवीय पक्ष है तो उस स्थिति में विद्यार्थी को सहभागी बनाता है, यही बात कही जा रही है अभिकथन में। जबकि तर्क आर में क्या बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका
द्वितीयक होती है। जब आप प्रौद्योगिकी संचालित यहाँ पर कक्षीय परिवेश में अध्यापन कर रहे हैं तो उसमें जो है अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका क्या होती है, द्वितीयक होती है। ये आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक नहीं, आपका प्राथमिक होगा। आप कितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए, वहां पर उसको ऑपरेट करके जो तथ्य होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, आप ही क्लियर कराएंगे, ना कि कोई प्रौद्योगिकी जो है यहां पर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। तो यहां पर द्वितीयक नहीं, यहां पर प्राथमिक होना चाहिए था, लेकिन यहां पर द्वितीयक दिया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि तर्क गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं सूची 1 में संप्रेषण का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में उनकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो यानी कि हमें संप्रेषण के प्रकार को उनकी विशेषताओं के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो इसे मैच करिए वीडियो को पॉज करके, और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि सीधा संप्रेषण का प्रकार किसके साथ मैच कर जाएगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा तीसरे के साथ। ऊपर से नीचे की ओर जो है इसकी विशेषता होती है सीधा संप्रेषण के प्रकार का। अब अगला जो है आपका बी क्षैतिज जो संप्रेषण का प्रकार है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो वो आपका मैच हो जाएगा यहां पर चौथे के साथ। अभिविन्यत अफवाह जो है इसकी विशेषता होती है क्षैतिज संप्रेषण के प्रकार की। अब अगला यहां पर है आपका वृत्तीय, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। अभिविन्यस्त प्रतिपूर्ति जो है इसकी विशेषता होती है आपके वृत्तीय संप्रेषण के प्रकार की। और इसके साथ ही साथ डी जो आपका दिया गया है क्रिया व्यतिपरक जो है संप्रेषण का प्रकार, वो दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक इसकी विशेषता होती है। तो अब करना क्या है कि आपने इस प्रकार से इसे मैच कर लिया, और देन उसके बाद से नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको देखना है कि जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सबसे परफेक्ट लगता है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप देखिए पहले का यहां पर दिया गया है, ये आपका पहला है, टाइप मिस्टेक है, ठीक है। पहला सीधा जो है वो आपका यहां पर तीसरे के साथ मैच हो गया है। दूसरा देखिए क्षैतिज, वो आपका चौथे के साथ यहां पर मैच हुआ है। और यहां पर तीसरा यानी कि सी देखिए वो पहले के साथ मैच है। और उसके बाद से डी कहां पर है, देखिए दूसरे के साथ मैच है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपने भी सी ऑप्शन बताया है तो आपका भी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथन को हमें अच्छे से बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना है, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। जब भी आपको अभिकथन और तर्क वाला या कथन यानी कि दो दो कथन दे दिए जाएं तो उस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे, थोड़ा सा भी आप वहां पर सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कथन पहले में दिया गया कि अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुन्यायात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थी के लिए स्वीकार्य बनाता है। और कथन दूसरा बताया जा रहा है कि यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। अब उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, यानी कि अच्छे से समझना है। उसके बाद से नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से अपना सही आंसर बताना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा। यहां पर पहले जो बताया गया था कि अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुन्यायात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाता है, तो ये आपका पूरी तरीके से राइट है। और इसके साथ ही साथ दूसरे कथन में बताया गया था कि यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रायोजन होता है। तो ये भी कथन पूरी तरीके से सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहां पर राइट आंसर है। और अगर आपने भी ऑप्शन ए राइट आंसर बताया है तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है यहां पर सिस्टम एकाकीकरण, बी ऑप्शन है सामायिक विघटन, और सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विघटन, और डी ऑप्शन है स्थानिक एकाकीकरण।
तो चारों में से राइट आंसर क्या है, इसी का जवाब आपको देना है कि परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थानों के कारण इन चारों विकल्पों में से क्या घटित हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम एकाकीकरण जो है यहां पर घटित हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, और उसके संदर्भ में यहां पर कुछ आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका पहला है बाधाओं की स्वीकारना, बी है यहां पर आयोजन, और सी है अचानक अभिव्यक्ति, और डी यहां पर है आपका मीडिया चयन। ये टाइप में मिस्टेक है, भी हो गया है, ये मीडिया चयन हो जाएगा। और यहां पर नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग। और इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, नीचे जो दिए गए हैं इन चारों में से ही आपको सही आंसर बताना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर केवल बी डी ई आपका राइट हो जाएगा, बी डी ई, आयोजन, मीडिया का चयन, और यहां पर हो जाएगा भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि संचार का सकारात्मक प्रभाव इन सभी विकल्पों में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए संचार का सकारात्मक प्रभाव है आयोजन पर निर्भर करता है, इसके साथ ही साथ मीडिया का चयन आप किस प्रकार से करते हैं उस पर निर्भर करता है, और भाषा का प्रयोग कैसा है इस पर निर्भर करता है कि संचार सकारात्मक होगा या नहीं। तो ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है, यानी कि अभिकथन और तर्क वाला ये भी क्वेश्चन है। अभिकथन को पढ़ना है, तर्क को पढ़ना है, और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको सही आंसर बताना है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से सही आंसर क्या है। पहला देखिए अभिकथन में दिया गया कि संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवांत बनाती है, और तर्क क्या बताया गया कि सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता है। तो सही आंसर क्या इन चारों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए सही है आपका, परंतु यहां पर तर्क जो दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। तो अभिकथन इसलिए सही है कि संप्रेषण की सार्वभौमिकता जो है शिक्षा को सजीव और जीवांत बनाती है। अगर ये सार्वभौमिक संप्रेषण है तो शिक्षा को ये क्या करेगी, सजीव और जीवांत बनाएगी। और तर्क में बताया गया कि सांकेतिक आख्यान जो है शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता है, जबकि ये खरा उतरता है, लेकिन यहां पर नहीं उतरता दिया गया है, इसलिए तर्क आपका गलत हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन सी इसीलिए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम जो है हमें बताना है। तो आप नीचे यहां पर देख सकते हैं कि संप्रेषण प्रणाली के विकास के अनुक्रम अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि पहले संप्रेषण कैसे होता था, चित्रों के माध्यम से, या भाषा के द्वारा होता था, या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता था, या मुद्रण प्रौद्योगिकी संप्रेषण होता था, या दूर संचालित प्रणाली जो है यहाँ पर संप्रेषण होता था। तो इसको क्रम से लगाना, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्रम को आपको पहले लगा लेना है और इन चारों में से अपना राइट आंसर बताना है। फिर उसके बाद से मैं क्रम तो आपको यहाँ पर बताऊंगा ही कि किस क्रम में आप इसे लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रम में आपका आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा गुफा चित्रकारी, यानी कि पहले गुफाओं से ही आप देखते हैं कि जो भी हम रिसर्च करते हैं, अन्वेषण खोज करते हैं हिस्टोरिकल, तो हम देखते हैं कि जो पहले की सिविलाइजेशन थी वो गुफाओं में चित्रकारी के द्वारा जो है अपने पूरे हिस्टोरी को कह लीजिए कि क्या क्या उस समय वो करते थे उसको जो है वहां पर पत्थरों पे चित्रकारी के माध्यम से दर्शाते थे। और उसके बाद से जब दूसरा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा भाषा का उद्भव, यानी कि गुफा चित्रकारी के बाद जो है भाषा का उद्भव हुआ और भाषा के माध्यम से ही हम संप्रेषण करने लगे। और उसके पहले देखिए ये पहला हो जाएगा और यहाँ पे दूसरे नंबर पे भाषा का उद्भव हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो है स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका आएगा चौथे नंबर पे मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव, यानी कि हम जो भी विचार हमारे हैं, जो भी हम सीखते हैं उसको क्या करते हैं, बुक्स है, मैगजीन्स है, उसमें टाइप करते हैं, लिखते हैं और उसके माध्यम से लोगों तक उसको पहुंचाते हैं और वो लोग उसे पढ़ते हैं। तो मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव जो है चौथे नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर दूर संचार प्रणाली जिसका हम वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूर संचार प्रणाली के माध्यम से ही जो है आप घर बैठे ही बैठे किसी भी क्लास को अटेंड कर पाते हैं। और कोई भी आप जो है जो
जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, चाहे एजुकेशनल हो या फिर स्टोरी हो, मूवीज हो, तो आप दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से ही यहाँ पर उसे देख पाते हैं। तो ये आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो आपका क्रम सबसे अच्छा यहाँ पर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, बी पहले नंबर पे आएगा, ए आपका दूसरे नंबर पे आएगा, फिर यहाँ पर सी जो है आपका तीसरे, और डी चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे ई। तो ये क्रम आपका संप्रेषण प्रणाली के विकास के कालानुक्रम अनुसार जो है सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में उदाहरण दिया गया है, सूची 2 में संचार के या संप्रेषण के प्रकार जो है यहाँ पर दिया गया है, यानी कि संचार का प्रकार जो है उसका उदाहरण क्या है, उसी के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है, और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको सही आंसर क्या है बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे मैच करिए, उसके बाद से राइट आंसर बताइए। आइए हम इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ए जो आपका दिया गया है, राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना, ये संचार का कौन सा प्रकार है? तो देखिए ये आपका मैच हो जाएगा किसके साथ, ये जो है तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, जन संचार का प्रकार है। राष्ट्रीय टीवी पे यानी कि जो आपका डीडी नेशनल होता है, डीडी न्यूज होता है, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय टीवी चैनल हैं, नेटवर्क हैं, अगर उस पर देश को संबोधित अगर कोई भी यानी कि प्रधानमंत्री कह लीजिए, कोई भी जो देश का लीडर है जो नेतृत्व कर रहा है, अगर वो देश के जनता को संबोधित करता है तो वो जन संचार वहां पर करता है। इसके बाद से जो आपका अगला हो जाएगा बी, चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका मैच होगा यहां पर चौथे के साथ, समूहगत संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत ये आ जाएगा। और उसके बाद से सी जो आपका है यहां पर साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत, तो ये आपका पहले के साथ यहां पर मैच हो जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण का ये प्रकार होता है। और डी है अतीत की घटनाओं का स्मरण, तो यह जो है आपका यहां पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का प्रकार होता है। तो ऐसे मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग सही आंसर बताना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है, इन चारों में से आपको बताना है। अगर आप संचार कर रहे हैं तो वहां पर जो उसके संदेश होते हैं जो आपके द्वारा दिए जाते हैं, वो संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? पहला संदर्भ पर, बी है संचारण गति पर, सी ऑप्शन है संबंध शोर पर, और डी ऑप्शन है चैनल क्षमता पर। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ पर। संदर्भ को ही जो है यहाँ पर विषय वस्तु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषय वस्तु कहा जाता है। ये भी आपको याद, जब आपका विषय वस्तु सुस्पष्ट और अच्छा रहेगा तो यहाँ पर संदेश की व्याख्या जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पर संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करता है? संदर्भ पर, यानी कि विषय वस्तु पर। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला है अपभाषा, और नेक्स्ट है द्वेषी अभिवृत्ति, फिर सी है संरचना, और डी यहाँ पर दिया गया प्राथमिक लेपन, और नेक्स्ट है तात्कालिकता। तो अब इनको आपको अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद से नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है उसे आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है, सी आपका संरचना, और उसके बाद से हो जाएगा डी प्राथमिक लेपन, और उसके बाद से ये हो जाएगा तात्कालिकता। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन सभी विकल्पों में से या इन सभी कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक लेपन जो है महत्वपूर्ण है, संरचना महत्वपूर्ण है, और तात्कालिकता महत्वपूर्ण है इन सभी विकल्पों में से। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सी, डी, ई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम क्या है? इन सभी विकल्पों में से जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू कलर से लिखा गया उसे आपको देखना है और बताना है कि संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम क्या है। इन सभी को देखिए, फिर उसके बाद से नीचे दिए गए विकल्पों यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी जिसमें क्रम दिया गया है, कौन सा क्रम सही हो जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए
बी, सी और डी आपका राइट हो जाएगा। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों के क्रम के अंतर्गत सबसे पहले परिवार आता है, फिर उसके बाद से विद्यालय, फिर धर्म, फिर उसके बाद से जन संचार माध्यम आता है। तो ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। तो यहाँ पर अभिकथन और तर्क दिया गया है, दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभिकथन ए में दिया गया कि कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। तर्क आर बताया गया कि आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अब इन दोनों कथन यानी कि अभिकथन और तर्क का आपको अवलोकन करना है, यानी इसको समझना है। फिर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ए और आर दोनों, यहां पर देखिए ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा। यहां पर आर मेंशन मैंने नहीं किया है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहां पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है जिसमें उदाहरण दिया गया है, सूची 2 में यहाँ पर संचार के प्रकार दिया गया है, यानी कि किस संचार के प्रकार का कौन सा उदाहरण यहाँ पर सही है उसके साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। फिर उसके बाद से जो है नीचे इन चारों विकल्पों में से हमें अपना सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप भी वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर मैच करिए, उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो आइए हम इसे क्या करते हैं कि मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द। तो देखिए ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर पराभाषिक शब्द संचार का ये प्रकार होता है आपका अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द। किस प्रकार के संचार का प्रकार है, तो पराभाषिक शब्द संचार का प्रकार है। तो इसे आपको याद रखना है। फिर बी है यहाँ पर ट्रैफिक लाइट संकेत। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका अवाचिक संप्रेषण, यानी कि यहाँ पर कुछ कहना नहीं पड़ता है, हमें पहले से पता है, यानी हमने स्कूल्स में पढ़ा है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, या बताया गया है कि रेड लाइट जलेगी तो हमें क्या करना है, रुक जाना है। ग्रीन लाइट जलेगी तो हमें आगे बढ़ जाना है। येलो लाइट जलेगी तो हमें देखना है कि कोई गाड़ी आ नहीं रही और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ये हमने ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा होगा, हमें किसी ने बताया होगा। तो ये क्या होता है अवाचिक संप्रेषण, इसमें कुछ कहना नहीं पड़ता है, देख के हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और सी देखिए यहाँ पर मैच हो जाएगा किसके साथ, तो ये आपका मैच हो जाएगा पहले के साथ। यहाँ पर बहुअर्थकता, अलग अर्थ देने वाला, ये जो है बहुअर्थकता संचार का प्रकार है। और डी यहाँ पर है शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते दो व्यक्ति। तो ये जो है द्विकीय, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो है यहाँ पर संप्रेषण हो रहा है, तो इसलिए ये आपका द्विकीय संप्रेषण का प्रकार है, इसे आपको याद रखना है। तो जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का तीसरा, और बी का आपका क्या है, बी का चौथा है, और सी का क्या है आपका, सी का आपका पहला है, और डी का क्या है दूसरा। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि श्रोताओं द्वारा अवश्रवण किसकी ओर ले जाता है, इन चारों विकल्पों में से इसकी ओर लिखा गया है, लेकिन किसकी ओर ले जाता है यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। पहला है वक्ता को महत्व देना, बी ऑप्शन है अटपटी परिकल्पना, सी ऑप्शन है अयथार्थ अनुमति, और उसके बाद से यहाँ पर है वक्ता का निरादर। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अयथार्थ। यहाँ पर आपका अनुमिति जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि श्रोताओं द्वारा अवश्रवण किसकी ओर ले जाता है। अवश्रवण का मतलब वो सुनता नहीं है, किसी और विचारों में हो सकता है वो मग्न हो, तो उसके लिए यहाँ पर अयथार्थ अनुमिति जो है आपका राइट आंसर है। देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब हम कोई भी बात कहते हैं, सामने जो श्रोता होता है तो उसमें करता क्या श्रोता कि वो अपने ही विचारों में मग्न होता है, और जो कुछ हम कहते हैं या जो बोलते हैं उसे सुनने में वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पर वो अवश्रवण की ओर जो है ले जाता है। कौन, अयथार्थ अनुमिति। यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में लेखक के बारे में दिया गया, सूची 2 में संचार की अवधारणा।
तो किस राइटर या किस लेखक की संचार की अवधारणा कौन सी है उसके साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए आप भी वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर जो है बताइए पहले मैच करके, और आइए हम इसे तब तक मैच कर देते हैं। देखिए पहले जो यहाँ पर दिया गया अरस्तु, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो देखिए ये मैच होगा आपका तीसरे के साथ। यहाँ पर वक्ता केंद्रित संचार की अवधारणा यहाँ पर अरस्तु की है। फिर उसके बाद से बी जो है आपका सेनन और वेवर, तो देखिए इसका जो मैच कर जाएगा आपका ऊपर से नीचे रेखीय संचार की अवधारणा इनकी है। और फिर सी जो है विल्वर सैरम, ठीक है, ये इस प्रकार से है सैरम, ठीक है, यहां पर टाइप में मिस्टेक है, विल्वर सैरम। तो ये जो है मैच कर जाएगा आपका किसके साथ, ये मैच कर जाएगा वृत्तीय संचार के साथ। ये वृत्तीय संचार की अवधारणा इनकी है। और फिर है डेविड बार्लो, ठीक है, इनका जो मैच हो जाएगा वो मैच करेगा किसके साथ, वो मैच कर जाएगा आपका ऊपर सबसे जो है पहले नंबर पे यहां पर SMCR प्रेषक संदेश चैनल और प्राप्तकर्ता प्रारूप जो है संचार की अवधारणा के साथ यहां पर जो है ये पूरी तरीके से मैच कर जाएगा। अब यहां पर एक बात याद कर लीजिएगा कि ये जो SM फिर उसके बाद से CR दिया गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए S से होता है आपका सेंडर, यानी कि जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन या जो भी है प्रेषित किया जाता है, प्रेषक बोल सकते हैं इसको। और M का मतलब मैसेज होता है। और उसके बाद से जो आपका यहाँ पर C है वो चैनल हो जाएगा, और R का मतलब रिसीवर हो जाएगा, यानी कि प्रेषक के द्वारा किसी यहाँ पर मैसेज जो है चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाया गया। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है SMCR का, इसे आपको याद रखना है। और देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C। तो अगर आपने ऑप्शन C राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालानुक्रम को चिन्हित कीजिए। देखिए यहां पर दिया गया ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा। क्वेश्चन को समझिए कि शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले इन सभी विकल्पों में से या इन सभी देशों के कालानुक्रम को अच्छे से चिन्हित करिए, यानी कि एक तरह से क्रम में आपको लगाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए यहाँ पर इसको हम मैच कर क्रम से लगा ले रहे हैं, और आप भी इसे क्रम से लगाकर इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका यूनाइटेड स्टेट। कौन होगा, यूनाइटेड स्टेट। देखिए यहाँ पर पहला मैंने आपको क्या बताया था, यूनाइटेड स्टेट में जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर शैक्षणिक प्रसारण चैनल की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1952 में। याद रखना है कब की गई थी, 1952 में। फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है BBC स्कूल नाम का जो है शैक्षणिक प्रसारण चैनल की शुरुआत कब की गई थी, 1957 में। इसके साथ ही साथ जो अगला आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे वो हो जाएगा कनाडा। कनाडा में जो है यहाँ पर 1996 में जो है, सॉरी 1996 नहीं, 1972 आपका हो जाएगा। तो 1972 में द लर्निंग चैनल नाम से जो है शैक्षणिक प्रसारण चैनल की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद से अगला आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 1996 में आपका हो जाएगा, यहाँ पर शैक्षणिक प्रसारण चैनल की शुरुआत की गई थी। उसका क्या नाम था, हॉरिजॉन लर्निंग चैनल जो है उसका नाम था। और इसके साथ ही साथ भारत में बात करें तो भारत में 2000 से 2001 में जो है, यानी 5वें नंबर पे भारत को कर दीजिए, 2000 से लेके 2001 में यहाँ पर जो है शैक्षणिक प्रसारण चैनल की शुरुआत हुई थी। और उस चैनल का नाम क्या था, ज्ञानवाणी। इसे आपको याद रखना है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद से क्या हुआ यहाँ पर शैक्षणिक चैनल में, वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पर BBC स्कूल नाम से ये शैक्षणिक चैनल की शुरुआत हुई। फिर अगला है 1972 में द लर्निंग चैनल जो है कनाडा में स्टार्ट किया गया। और इसके बाद से 1996 में हॉरिजॉन लर्निंग चैनल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ। और भारत में 2000 से 2001 के बीच में ज्ञानवाणी जो है शैक्षणिक चैनल यहां पर चालू किया गया। तो ये क्रम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिटेल से ऐसे ही
बताने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि पहले आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी है एग्जाम से पहले, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। आप देखिएगा, मैं जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं कि जब एक्सप्लेन हम करते हैं तो वीडियो लंबा होता है, तो मैं क्वेश्चन कम रखता हूं और सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कथन वाला है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। देखिए पहले कथन में दिया गया कि अवाचिक संकेतों का मुक्त एवं असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। और कथन दूसरे में बताया गया कि अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवंत बना देता है। अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला है आपका यहां पर ऑप्शन ए, कथन ए और कथन दो दोनों सही है। बी ऑप्शन है कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। और सी ऑप्शन है कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत है। और डी ऑप्शन है कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सही है। तो सही आंसर क्या, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। कथन पहला आपका क्या है असत्य है किंतु कथन दूसरा क्या है यहाँ पर सही है। कथन पहला क्या है गलत है, कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवंत बना देता। अगर अध्यापक जो है आकर्षक व्यक्तित्व वाला नहीं होगा तो बच्चे नहीं इंटरेस्ट लेंगे और वातावरण जो है वहां का क्लासरूम का वो जीवंत नहीं बन पाएगा। यानी अध्यापक को आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना पड़ेगा, तभी क्लासरूम का वातावरण बेहतर या जीवंत बन सकता है। इसलिए यहां पर कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के क्या परिणाम है, उसके संदर्भ में कुछ परिणाम के बारे में दिए गए हैं। और कक्षा में प्रभावी संप्रेषण जब आप करते हैं तो परिणाम के रूप में क्या क्या हो सकता है आपको बताना है। और नीचे दिए गए विकल्पों यानी ऑप्शन ए बी सी में से ही और डी में से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए पहले दिया गया छात्रों से अध्यापक की बढ़ी हुई अपेक्षाएं, बी है अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में, और सी है अध्यापक के लिए बढ़े हुए प्रोन्नति के अवसर, और डी है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना, और ई है सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। तो इन सभी परिणामों में से प्रभावी संप्रेषण के परिणाम कौन से हैं क्लासरूम में, वही आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर बी और डी और ई आपका राइट हो जाएगा। अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में जो है ये प्रभावी संप्रेषण का परिणाम होता है। अधिगम मतलब बच्चों ने किया तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि आखिर जो हमने पढ़ाया वो बच्चों ने सीख लिया। फिर उसके बाद से डी है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना, ये भी प्रभावी संप्रेषण का परिणाम होता है क्लासरूम में। इसके साथ ही साथ सकारात्मक अधिगम का प्रतिफल, ये भी क्लासरूम में जब आप प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो उसका यहां पर कह लीजिए कि परिणाम होता है। इसलिए बी डी ई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 हमने कंप्लीट किया और इस प्रकार से वीडियो में जितने क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने थे यानी कि 25 उसको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को राइट किया होगा। ताकि देखिए आज के क्वेश्चन का लेवल आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखिए कई सारे क्वेश्चन भी थे जो प्रीवियस ईयर में 2020 में ऑलरेडी पूछे गए थे और इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको कराया था उस प्रकार के प्रश्न 2 आपसे पूछ लिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन जो है कथन या कारण वाले या इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स राइट होंगे और आपको सही आंसर बताना होता है और मैचिंग वाले क्वेश्चन, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल में दिया जाता है। और इसकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली तो यहां से भी क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा और यहां पर क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो उसके बारे में भी बताइएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लगता है क्वेश्चन को टाइप करना फिर इस प्रकार से आपको कंप्लीट कराना। तो एक लाइक कर दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं होता। लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है और इससे पता चलता है कि आप लाइक कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से आप शेयर कर दीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस वीडियो को, क्योंकि अगर लगता है कि वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, दूसरों का भला हो सकता है तो दूसरों को शेयर करिए क्योंकि जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो आपका भला हो रहा है तो दूसरों को शेयर करिए, उनको भी फायदा मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उससे प्रेस करिए। उसके बाद से यहाँ पर घंटी के, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद से जो घंटी का सिंबल आपको मिलता है उसे क्या करना है, दबा लेना है, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, अन्यथा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।